हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्जाम टारगेट। तो यदि आप सभी सीटेट के क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2011 से अब तक सभी की वीडियो देखना चाहते तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हमारे चैनल पर आप सीटेट की सभी वीडियो और साइकोलॉजी और पेडागोजी की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमने अपलोड कर रखी है, वो सभी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जो आपके राइट हैंड में रेड कलर का बटन है वो दबाना है आपने। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम सीटेट का 2013 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन साइकोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करते हैं। तो इसमें से पहला ही क्वेश्चन है, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पहला है अवयभूत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा अनुभविक और चौथा संदर्भगत। तो इसमें से स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है वो तीन तो इसमें से है और एक नहीं है, वो पिक करना हमने। तो इसका आंसर होगा सामाजिक का उन्होंने वर्णन नहीं किया। अवयभूत, अनुभविक और संदर्भगत तीन स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के तंत्रों का वर्णन किया है। तो यही हमारा आंसर होगा सामाजिक। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने खालिस्तान पर बल देता है। सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का बल देता है। अगला है थर्ड, थ फ च ध्वनियां हैं, क्या है ये? रूपिम, लेखिम, शब्दिम, सवनिम। ये ध्वनियां है सवनिम। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य के लिए सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा आंसर होगा ये फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए एक शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, व्यक्ति शिक्षार्थी को विशिष्ट होने के लिए, अनुभूति कराने के लिए। तो यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने चाहिए एक विद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवा सकता है, इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है एक विद्यालय। अगला 7th क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण हो, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सेकंड ऑप्शन है, इस पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड को सुधारा जाए, इस पर बल देता है। अगला है 8th क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आंकलन
शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने के लिए सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो विद्यालय आधारित आकलन होता है जो परिचित वातावरण में बच्चों को सीखने में मदद करता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 9th। सीखने की तत्परता खालिस्तान की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने थॉर्नडाइक का तत्परता नियम। तो सीखने का तत्परता सीखने के सतत सातत्य में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर का उल्लेख करता है, उसकी ओर संकेत करता है। तो यही हमारा आंसर होगा सेकंड। सीखने का तत्परता स्तर शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 9th क्वेश्चन से आगे 10th क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों में मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो अधिगम विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये कहना सबसे उपयुक्त होगा कि मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये सबसे उचित होगा। अगला है 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन हमारा। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहारगत विघन, सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती, बाकी सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इन तीनों के कारण सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहारात्मक विघन, इन तीनों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सांस्कृतिक कारक से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती। अगला है 12th। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो एक समावेशी विद्यालय होता है जो शिक्षार्थियों की अक्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला है 14th क्वेश्चन। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। आनुवंशिक रचना, वातावरणीय प्रेरणा, ऑप्शन 1 और 2 का संयोजन, मनोसामाजिक कारकों। इसका खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालीता होती है, तो इसका आंसर होगा आनुवंशिक रचना और वातावरणीय प्रेरणा दोनों के कारण ही प्रतिभाशालीता होती है। हमारा ऑप्शन होगा 3rd। अगला 15th क्वेश्चन। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर कार्य देते रहना, सीखने वालों द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना। यही हमारा ऑप्शन होगा।
अगला है 16th, गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता खलिस्तान कहलाती है। गतिक कौशल होते हैं उनमें निरोगिता क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा, हम पढ़ते ही लगा देंगे बिल्कुल, डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशल होते हैं उनमें निरोगिता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। डिसकैलकुलिया मैथ में प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसफिंजिया वाणी दोष होता है ये। अगला है 17th क्वेश्चन, अधिगम निरोगिता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्यपत्ति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो अधिगम निरोगिता होती है वो एक चर अवस्था है, वेरिएबल अवस्था है। यह घटती बढ़ती नहीं है, मतलब स्थिर रहती है। आगे है 18th क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है। समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना। तो समस्या समाधान के बाकी 3 चरण हैं, एक नहीं है। यह है चरण हमारा समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटना। समस्या को कभी छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जाता, उसकी पहचान की जाती है, संभावित युक्तियों की खोज की जाती है, परिणामों की आशा की जाती है। अगला है 19th क्वेश्चन, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को बैंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रोषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो एक शिक्षक को जब विद्यार्थी कुछ संप्रेषित कर रहा हो तो उसे ठीक करना नहीं चाहिए एक शिक्षक को। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अगला है 20th क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है और परीक्षा प्रारंभ होती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके ठंडे पांव पड़ जाते हैं, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह तैयारी के बिना बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में अधिक सोचती है, निरीक्षक जो ड्यूटी पर है वह उसकी अध्यापिका हो सकती है और स्वभाव से बहुत कठोर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, वह अकस्मात संवेग का सामना नहीं कर पाती। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना। तो अंतर करना दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 22, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय भी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसको परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कहने की जरूरत नहीं है, वह वास्तव में आनंद लेता है नजर आता है। उसे खालिस्तान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तथ्याधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। हाँ, तो ये आंसर होगा हमारा आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है राजेश, क्योंकि उसे बिना किसी के कहे ही वह अपना काम समय कर लेता है और बहुत ही वह रुचि लेकर पढ़ता है। तो इसका आंसर होगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। अगला है 23 क्वेश्चन, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो संतुष्ट होते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा खालिस्तान की उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने, अपनी शक्तियों का उपयोग करने। तो इसका आंसर होगा अपनी उपेक्षा को कम करने।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो इसका आंसर होगा विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसका आंसर होगा, इनमें से ये कथन सत्य है, थर्ड वाला, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है या होता है। अगला है 26 क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समवयस्कों और पितृकों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अगला है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। तो इनमें से ये सत्य है आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में। समवयस्कों और पितृकों का योगदान सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, यह गुणात्मक होता है। ये समझ लीजिए आप, इनका जोड़ नहीं होता, गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है 27, समाजीकरण है। 27 क्वेश्चन हमारा समाजीकरण है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए विषय के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है समाजीकरण। अगला 28 क्वेश्चन, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो क्षेत्र रक्षण होता है जो फील्ड के मैदान में अभ्यास करके ही सुधारा जा सकता है। तो यही युक्ति सबसे बेटर होगी, 4th नंबर वाली। अगला है 29 क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना करें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उस विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे बच्चे। तो पहला ऑप्शन है आत्मसात, दूसरा निर्माण, थर्ड ऑप्शन है सक्रियकरण, 4th है तर्क संगत। तो इसका आंसर होगा आत्मसात। अगला है 30 क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने कीमा में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया है। समायोजित, अनुकूलित, समुचितता, अंगीकार। तो इसको अनुकूलित कर लिया है सीता ने। तो इसका आंसर होगा 2nd। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की सभी सीटेट की क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर आप साइकोलॉजी और पेडागोजी की वीडियो भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।